हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा यूनिट 4। यूनिट 1 2 3 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और वो आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। सो विल स्टार्ट विद यूनिट 4 टुडे। इसमें हम बात करेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है कि हम जो भी कंपनी में हमारे रिसोर्सेज हमको चाहिए स्टार्ट करने के लिए, डेली ऑपरेट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हम कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, वो उस चीज़ का प्रोसेस है। So what is resource mobilization? Resource mobilization refers to the process of acquiring and organizing the necessary resources required to run a business. ठीक है, तो कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? पहला है फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होता है कि वो रिसोर्स, वो पैसे जो कि हमें चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज में और एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए कैसे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए, ऑफिस की स्पेस चाहिए, फैक्ट्री की जगह चाहिए, लोकेशन चाहिए हमें। फिर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी खर्चे हैं, रॉ मटेरियल हमारा जा रहा है उसमें पैसे जो जा रहे हैं, सैलरीज वगैरह, एम्प्लॉय की, लेबर की, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, रेंट का खर्चा, वो सब। और एक्सपेंशन की, बाई चांस हम कोई नई मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप, अपने कंपनी को, तो वो उसमें जो भी पैसे लगते हैं वो किसके अंदर आते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सोर्सेज क्या है? इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या जो भी इन्वेस्टर होता है वो पैसे देता है और इन रिटर्न वो क्या लेता है? वो कंपनी की ओनरशिप लेता है। देन डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में क्या होगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या बैंक होगा वो क्या होगा? वो लोन प्रोवाइड करेगा और एक पर्टिकुलर पीरियड देगा उसमें आपको वो लोन पे बैक करना है विद द इंटरेस्ट विच वॉज एग्रीड बिटवीन यू। फिर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको वापस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होती है? नाम से ही क्लियर है कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे पोर्शंस में फंड कर रहे हैं, छोटे छोटे पोर्शंस में पैसे दे रहे हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, फिर एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर वेंचर कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे एंड में। ठीक है, मैं बता दूंगी। ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी इंसान, ठीक है, ह्यूमंस काम कर रहे हैं कंपनी में और एक कंपनी को चलाने में वो अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, अपने स्किल्स, अपना लेबर, अपना हार्डवर्क, वो सब क्या कहलाएंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या टाइप्स है? फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स, जिसने भी वो कंपनी स्टैब्लिश करी है वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स का ही पार्ट है। ठीक है, जो लीडर है वहाँ का, जो जिसने बिजनेस को स्टार्ट करना और लीड करना शुरू किया है वो। फिर की मैनेजमेंट टीम की, जो भी टीम है, जैसे कि जो भी डिपार्टमेंट्स है, सेल्स की डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट, वो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर आएंगे, जो भी उनमें लोग काम कर रहे हैं। फिर है स्किल्ड एम्प्लॉय, जो भी कंपनी या फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट इसमें सब सारे ही ह्यूमन बींग्स who are contributing towards the achievement of the goal of the company, वो आएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर। ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉयज और एडवाइजर्स एंड मेंटर्स। फिर है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? बहुत सारे वो सारे रिसोर्सेज जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जो कि टैंजिबल होते हैं, जो कि यूज आते हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए। जैसे कि कोई भी लैंड जहाँ पे हमने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, रॉ मटेरियल्स हो गए, इन्वेंट्री हो गई, एसेट्स हो गए, ये सारी चीजें। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं? प्रेमिसेस, जो भी लोकेशन हमने जहाँ भी डिसाइड किया कि हाँ हम बिजनेस यहाँ पे ऑपरेट करेंगे वो। इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो भी हम मशीनरी वगैरह, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, एसेट्स वगैरह, वो भी फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आएगा। रॉ मटेरियल्स जिससे हम मैन्युफैक्चर करके गुड बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो भी आएगा फिजिकल रिसोर्सेज में। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है? एक नॉन टैंजिबल एसेट है जो कि एक बिजनेस को वैल्यू देता है अपनी खुद की। ठीक है, और जो भी बिजनेस इनोवेशन करता है, जो भी क्रिएटिविटी दिखाता है, उस उन सबको कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो इसके टाइप्स क्या हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, दैट प्रोटेक्ट यूनिक प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं क्या? यूनिकनेस, मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और ब्रांडिंग। फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? इनोवेशंस और न्यू प्रोडक्ट्स
जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं हम इनोवेशन के लिए या नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो और पूरा मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, वो सब भी हमारा किस में आता है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज में। ब्रांड इक्विटी, जो भी ब्रांड की वैल्यू है, हमारी जो भी गुडविल है, जो भी रेपुटेशन है, वो किस में आएगी, इसी में आएगी, जो कि है इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। और लास्ट में प्रॉपर्टी नॉलेज एंड प्रोसेसेस, जो भी बिजनेस मॉडल्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसे हम प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो किस में आएगा, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स में आएगा। अब है सोर्सेज ऑफ फंड्स, कितने फंड्स के सोर्सेज हैं, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, कि कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं कंपनी को स्टार्ट करने में, चलाने में और एक्सपैंड करने में। पहला है ट्रेडिशनल, की जो पुराने जमाने से जो भी तरीके चल रहे हैं वो, और एक है मॉडर्न, जो कि आजकल के जमाने में चल रहे हैं वो। तो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, पहला है बैंक लोन्स। जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करती है, कैसे प्रोवाइड करती है, कोलैटरल के थ्रू, कि आप कोई भी अपनी कीमती चीज या एसेट या लैंड या गोल्ड या व्हीकल, एनीथिंग यू ओन, आपको वो गिरवी रखना है, उसी बेसिस पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। और वो लोन आपको लोन अमाउंट के साथ विद इंटरेस्ट बैंक को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस देना है। ओके, इसका एडवांटेज ये है कि लार्ज अमाउंट में हमें पैसे मिल जाते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, और क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी हो जाती है। फिर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं बैंक से। डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और कोलैटरल रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि जो गिरवी रखना मैंने बोला था, लैंड या एसेट कोई भी अपना कीमती, ठीक है, तो उसमें रिस्क रहता है कि अगर बाय चांस हमने पैसे नहीं दिए या हमारा बिजनेस डूब गया और हम नहीं दे पाए, तो हमारा जो भी वो ओन्ड एसेट था या ओन्ड कोई भी लैंड वगैरह बिल्डिंग वगैरह थी, वो चली जाएगी हमसे। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग होता है कि मैं कोई भी इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह कुछ भी एज अ रेंट, मैं उस मशीनरी को यूज कर रही हूँ और मैं उसको ओन नहीं करती हूँ, मैं बस उसका रेंट दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइबर कैफे खोला, उसके अंदर मुझे 10 कंप्यूटर्स लगेंगे, ठीक है, 10-15 कंप्यूटर्स। तो वो 10-15 कंप्यूटर्स मैं खरीद नहीं सकती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वो कंप्यूटर्स लीज पे ले लूंगी। तो वो जो एक्चुअल ओनर होगा ना उन कंप्यूटर्स का, मैं उसको रेंट देती रहूंगी, और बदले में मैं उसके कंप्यूटर्स अपने साइबर कैफे में यूज कर सकती हूँ। दैट इज नोन एज लीज फाइनेंसिंग, कि आप अपना कोई एसेट, कोई इक्विपमेंट या कोई व्हीकल दे रहे हो, और आप उसके लिए रेंट ले रहे हो और आप उसको ओन करते हो। ओके, फिर है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है कि जो भी सप्लायर होता है वो बिजनेस को रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर देता है, इस प्रॉमिस में कि वो उसके पैसे बाद में ले लेगा। वो जो भी कि जितने नंबर ऑफ डेज के बाद पैसे देने हैं वो उन दोनों में डिसाइडेड होगा, उतने दिन के बाद वो पैसे ले लेगा, अभी के लिए आप ये सामान ले लो। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है कि बिल्कुल ही अभी इमीडिएटली पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता है, अगर लिमिटेड टाइम में तुमने पैसे नहीं दिए तो। डिसएडवांटेज ये है कि सप्लायर्स जो क्या करते हैं कि वो एक लिमिट बना देते हैं कि आप इतने अमाउंट तक ही सामान ले पाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप 50,000, 60,000, 60,000 तक की अमाउंट मतलब सामान लिख पाओगे। अगर 60,000 से ऊपर आपने कोई भी सामान लिया तो उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। या फिर अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए नया बिजनेस चला के, तो हमारा जो रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप, वो डैमेज हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। फिर लास्ट है ट्रेडिशनल में पर्सनल सेविंग्स, की खुद की सेविंग्स से मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, या फैमिली और फ्रेंड्स की, मैं फैमिली या फ्रेंड से बोरो करके बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें एडवांटेज ये होता है कि कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, इजी है, एक्सेसिबल है। ओके, और डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मेरी तो सेविंग खत्म, मैं तो बिल्कुल जीरो फाइन मतलब जीरो फंड्स पे आ गई हूँ, और मेरे पास कुछ सेविंग भी नहीं बची है कि मैं खुद के लिए भी सस्टेन कर पाऊँ। और फ्रेंड्स और फैमिली से मैंने बोरो कर रखा है, और बाई चांस अगर मैं वो नहीं दे पाई तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं और रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है। ओके, देन हम आते हैं मॉडर्न सोर्सेज ऑफ फंड्स में। पहला है वेंचर प्लानिंग, वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल एक इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं, कि इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करता है, वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, पैसे प्रोवाइड करता है कंपनीज को, और बदले में क्या लेता है उनसे, उनकी ओनरशिप। ठीक है, बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स टाइप्स। ठीक है, तो नए स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस वगैरह से, हर जगह से जो भी मतलब उनके पास पैसे आएंगे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, वो बिजनेसेस पे लगा देंगे जिन पे उनको लगेगा कि हाँ भाई इसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। ठीक है, और क्या लेंगे बदले में, इक्विटी और ओनरशिप स्टेक। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टारगेट मार्केट की जितना
हाई, वो मार्केट ही ऐसी रखते हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो, और आपको पता है कि हायर रिस्क और हायर प्रॉफिट। ठीक है, जितना हायर रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर है इक्विटी ओनरशिप। इक्विटी ओनरशिप क्या होती है कि मतलब इक्विटी ओनरशिप देनी पड़ती है कि आप पैसे दे रहे हो कंपनी को, और एट द सेम टाइम आप उनकी ओनरशिप और उनकी इक्विटी भी ले रहे हो, उनके शेयर ले रहे हो, तो वो देना पड़ेगा वीसीस को। फिर है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो, तो अब आपका काम बस फाइनेंसिंग तक नहीं रह गया, आप कंपनी के डिसीजन वगैरह जो भी हैं वो सब दे मतलब आपको देने पड़ेंगे, उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सीड स्टेज में क्या होता है कि जो वेंचर कैपिटल है वो बिल्कुल पैसे लगाएगा और धीरे धीरे अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा कंपनी का। अर्ली स्टेज में क्या होगा कि जो कंपनी है ना वो नया प्रोडक्ट बनाएगी या प्रोडक्ट को डेवलप करेगी और मार्केट में अच्छी खासी एंट्री करेगी और अपने ऑपरेशंस को बढ़ाएगी, कि पहले अगर वो 100 डब्बे बना रही थी तो अब वो 200 डब्बे बनाएगी। ओके, देन कम्स ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन होता है, ऑपरेशंस का एक्सपैंड करती है मार्केटिंग अच्छी खासी होती है, और इंटरनेशनली भी स्केलिंग चलती है कि बाकी की कंट्रीज में भी हमारे सामान जा रहे हैं और हमारी कंपनीज वगैरह खुल रही हैं। फिर लेट स्टेज में क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो फाइनेंस करती है उन कंपनीज को जो कि प्रिपेयर करते हैं आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर एक्विजिशन में। फिर आते हैं एडवांटेजेस। क्या होते हैं कि एक लार्ज अमाउंट मिल जाता है कैपिटल। ठीक है, उन लोगों को जो कि जिनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है। एक्सपर्टीज मिल जाती है, मेंटरशिप मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो और तुम्हारे पास अच्छा खासा नॉलेज है, तुम प्रोफेशनल हो। और डिसएडवांटेज क्या है? और पोटेंशियल ग्रोथ का अच्छा रहता है कि एक्सपेंशन मिल जाती है अच्छी गाइडेंस में, ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि लॉस ऑफ कंट्रोल चला जाता है, कि मेरी कंपनी का जो मेजर इक्विटी पार्ट है वो किसी और के अंडर है, तो मैं अकेली डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं, मेरे पास अकेले में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। ठीक है, फिर प्रेशर रहता है कि क्विक रिटर्न्स का, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड्स वगैरह देना है। फिर डिफिकल्ट होता है वीसी से फंडिंग लेना, क्योंकि जो वेंचर कैपिटल होता है ना वो उन्हीं बिजनेसेस और उन्हीं एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करता है जिनमें उन्हें लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो दे डू नॉट फंड बिजनेसेस। ओके, देन एंजल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि फंडिंग प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट क्या होता है कि वो डेट जो हम कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से। क्यों? क्योंकि जो ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना इनकी अपनी होती है, दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी, या तो कहीं सेविंग से उन्होंने रखे होते हैं या किसी भी तरीके से रखे होते हैं, और वो सॉरी, और वो उनका अपना पैसा होता है। फिर है दे आर ऑफन विलिंग टू टेक हायर रिस्क। उनका रिस्क लेना काफी ज्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि वो स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इन्वेस्टमेंट रेंज उनकी काफी ज्यादा वेंचर कैपिटल से कम होती है, क्योंकि एक स्मॉलर अमाउंट में ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनका अपना पैसा होता है। ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट की इनका अपना पैसा होता है जो कि पर्सनल सेविंग से आया है या वेल्थ एक्यूमुलेशन से आया है। फिर हाई रिस्क टॉलरेंस की, तुम नई नई न्यू कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो बिजनेस और मार्केट में अभी अभी आई है। फिर है बेनिफिट्स ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबल टर्म्स, कि मतलब काफी ज्यादा फेवरेबल होता है ये वेंचर कैपिटलिस्ट का, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती है इक्विटी और कंट्रोल की कंपेयर टू वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, एक्सपर्टीज और मेंटरशिप आ जाती है, क्योंकि होती तो है थोड़ी बहुत, तो जो प्रोफेशनलिज्म है और क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज है वहाँ के, वो गाइडेंस वगैरह दे देते हैं। फिर है एक्सेस फंड ज्यादा जल्दी मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज यही है कि अपनी ओनरशिप की डिल्यूजन होती है कि इक्विटी में जाएगा तो डिसीजन मेकिंग वगैरह भी और अपना पोर्शन इक्विटी का भी जाएगा जो इन्वेस्टर है उसके पास, और प्रेशर ऑफ रिटर्न्स तो रहता ही है। फिर है बिजनेस इनक्यूबेटर्स बिल्कुल जैसे मैंने लीज फाइनेंसिंग बताया था वैसे ही होते हैं। वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को और नए बिजनेसेस को, क्या करते हैं? ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कैसे? प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, एंड दिस ऑल्सो इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। ठीक है, ये सब प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज मेनली।
ठीक है। मेंटरशिप और गाइडेंस गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह में अगर आपको बिजनेस के कोचिंग वगैरह चाहिए वो सब भी दे प्रोवाइड। देन एक्सेस टू रिसोर्सेज, कोई भी फिजिकल रिसोर्स चाहिए आपको, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स चाहिए, वो सब अफोर्डेबल प्राइजेस में क्या बोलते हैं एक्सेस दे सकते हैं। फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी देते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स को जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको कनेक्ट करते हैं स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर से। फिर फंडिंग सपोर्ट करते हैं, और बाय चांस अगर फंडिंग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसको, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और अदर फंडिंग सोर्सेज को, एक नए कंपनी को या एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि हम वही प्रोवाइड तो वही करेंगे ना, ऑफिस स्पेस वगैरह, और वो भी लोअर कॉस्ट पे। फिर एक्सेस टू एक्सपर्टीज का गाइडेंस और मेंटोरशिप वगैरह मिल जाएगी। इंक्रीज्ड विजिबिलिटी की हमें कंज्यूमर वगैरह, पार्टनर्स वगैरह और इन्वेस्टर्स वगैरह से मिलने का, मतलब उनसे मुलाकात होगी, पता चलेगा कि बिजनेस कैसे चलता है, मार्केट में क्या चीजें रहती हैं। तो अच्छा खासा हमारा नेटवर्किंग बढ़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत बार इक्विटी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, कि मैं इक्विटी पैसे दूंगा और इक्विटी लूंगा, या तो सपोर्ट के लिए, फंडिंग के लिए, या फॉर एग्जांपल रेंट पे ऑफिस स्पेस दे रहे हैं पर वो रेंट नहीं लेंगे, वो इक्विटी ले लेंगे, ऐसा। फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी की, बिजनेस इंक्यूबेटर्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते, हर एक रीजन में अवेलेबल नहीं होते, और कंपटीशन बहुत होता है उन चीज़ों को यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर्स हैं और यूज़ करने वाले 20 लोग हैं, तो कंपटीशन तो है ही ना, तो कंपटीशन रहता है। ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। अदर सोर्सेस क्या है, सेल्फ फंडिंग की, सेल्फ मतलब खुद से फंडिंग, मतलब पैसे देना, मतलब खुद की सेविंग वगैरह से या एसेट वगैरह से अपने बिजनेस को फाइनेंस करना। फुल कंट्रोल रहता है और खुद का ही पर्सनल रिस्क होता है, डिसएडवांटेज है ये। क्राउड फंडिंग हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि बहुत बड़ा क्राउड छोटे छोटे अमाउंट में फंड कर रहा है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज भी, मतलब जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज और लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है और सपोर्ट कर रही है जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह को। एडवांटेज क्या है कि पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज है कि बहुत ही लेंदी एलिजिबिलिटी प्रोसेस है और रिक्वायरमेंट्स पेपर वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।